इस सेशन के अंदर हम सेल रेफरेंस की एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सेल में हम सेल रेफरेंसेस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हमें मालूम है कि लेट सपोज करें कि इस सेल पर अगर मुझे ऊपर दी हुई अमाउंट को सम करना है तो उसका शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि मैं कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल बटन प्रेस करूं। ऑल्ट इक्वल बटन प्रेस करने से एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर दी हुई तमाम वैल्यूज़ को सम करने के लिए रेंज डिफाइन कर देता है। अगर मुझे लगता है कि ये रेंज बिल्कुल ठीक है, देन मैं फाइनली इंटर कर देता हूँ, मेरे पास रिजल्ट जनरेट हो गया। और अगर मुझे उसके बराबर वाले सेल पर भी इसी तरह से वैल्यूज़ को सम करना है और यहाँ पर मुझे टोटल आंसर चाहिए, तो इसका एक और तरीका ये हो सकता है कि पहले दिए हुए सेल पर, यानी सेल नंबर I16 जो मेरा है, जहाँ मैंने ऑलरेडी सम का फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, इस फार्मूला को मैं कॉपी कर लूँ और दूसरे सेल पर जाकर इंटर कर दूँ या पेस्ट कर दूँ, वहाँ पर रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब ये जो रिजल्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है, एक्चुअल में वो क्यों हो रहा है? उसकी सिंपल वजह यह है कि जब हम फार्मूला को एक जगह से कॉपी करके दूसरी जगह पर पेस्ट करते हैं तो उसकी रेंज भी एक्चुअल में मूव करती है, जिसकी वजह से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर हमारे पास जनरेट हो रहा है। अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हमने इन 5 वैल्यूज़ को सम किया था और जब मैं इसी फार्मूला को कॉपी करके दूसरे सेल पर पेस्ट करता हूँ तो बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं 5 सेल्स को वो सेलेक्ट कर रहा है और रिजल्ट हमें जनरेट कर रहा है। लेकिन अगर सपोज करें कि मैं यहाँ इस 6900 इस फार्मूला को कॉपी करके नीचे 3 स्टेप सेल्स नीचे जो है वो यहाँ पर पेस्ट करना चाहूँ, मैंने कॉपी किया Ctrl+C और मैं 3 स्टेप्स नीचे चला जाता हूँ और मैं इंटर कर रहा हूँ या पेस्ट कर रहा हूँ, तो एक्चुअल में रिजल्ट मेरे पास चेंज आएगा। रिजल्ट क्यों चेंज आ रहा है? इसकी सिंपल वजह यह है कि चूंकि रेंज जब मैंने 3 स्टेप्स नीचे कॉपी करके पेस्ट की तो एक्चुअल रेंज भी 3 सेल्स छोड़कर अब उसकी सिलेक्शन जो है वो देखें हमारे पास नज़र आ रही है, जो कि गलत आ रही है। तो एक्चुअल में होना ये चाहिए था कि ये रेंज अपनी जगह पर लॉक रहती, सिर्फ हमारा ये जो आंसर है वो कॉपी हो जाता किसी दूसरे सेल पर। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि जब आप चाहते हैं कि आपकी रेंज मूव ना करे और वो अपनी जगह पर लॉक रहे, तो ऐसा करने के लिए कीबोर्ड से आप F4 बटन प्रेस करते हैं और सेल्स को लॉक करते हैं। ऐसा करने से आप एक्चुअल में अपने टेक्स्ट, अपने जो रेफरेंसेस है उसको एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। सो मैंने I11 पर रहते हुए कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस किया तो आप देखें $I$11 आ गया। I से पहले डॉलर का साइन, इसका मतलब है मेरा कॉलम I लॉक है, और 11 से पहले डॉलर का सिंबल, इसका मतलब है मेरी रॉ नंबर 11 जो है वो मेरा लॉक है। इसी तरह से रेंज मुझे I15 तक लॉक करनी है, सो मैंने यहाँ पर कर्सर रख के कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस किया। आप देखें ये रेफरेंस मेरा लॉक हो गया। सेल को लॉक करने के बाद जब मैं कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करता हूँ एंड देन उस रेफरेंस को कॉपी करके किसी दूसरे सेल पर जाकर पेस्ट करता हूँ, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दे रहा है, बिकॉज के रेंज अपनी जगह पर लॉक है, वो मूव नहीं कर रही है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप इस सेल को कॉपी करके बराबर वाले सेल में पेस्ट करेंगे तो ये इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो मैंने इसकी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। मैंने कॉपी किया, अब बराबर वाले सेल पर जाकर जब पेस्ट किया, इंटर किया, तो आंसर मेरे पास ऊपर वाले सेल्स के नहीं आ रहे, बल्कि जिस सेल को मैंने लॉक किया हुआ है, जिस रेंज को मैंने लॉक किया हुआ है, उसी रेंज को एक्चुअल में ये जो है उसका रिजल्ट मुझे जनरेट करके दे रहा है। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रेंज मूव ना करे और आपको अपने सेल एड्रेसेस लॉक करने हैं, तो आप एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी F4 बटन प्रेस करते हैं। F4 बटन प्रेस करने से आपके पास कॉलम और रॉ से पहले डॉलर का सिंबल आ जाता है, जिससे आपका सेल एड्रेस लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप रेंज को आगे मूव करें तो आपका जो कॉलम है वो आई की जगह जे पर चला जाए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं कॉलम आई पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम जे पर मूव कर जाऊँ, तो इसके लिए मुझे सिर्फ रॉ नंबर 10 से लेकर रॉ 15 तक को लॉक करने की ज़रूरत है, ना कि कॉलम आई को लॉक करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने सेल पर रहते हुए एक और दफ़ा कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास मिक्स रेफरेंस आ रहा है। इसमें डॉलर का सिंबल आई से पहले
11 से पहले हमें नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि रॉ नंबर 11 हमारी लॉक है। अगर मैंने एक और दफ़ा F4 बटन प्रेस किया तो अब देखिए कॉलम से पहले मुझे डॉलर का सिंबल नज़र आ रहा है, यानी कॉलम आई को लॉक कर रहा है। इस सिचुएशन में हमें कॉलम आई को लॉक नहीं करना बल्कि रॉ नंबर 11 को लॉक करना है, ताकि कर्सर जो है वो इसी जगह पर लॉक रहे। जब मैं मूव करूँ तो वो आई कॉलम से जे कॉलम पे चला जाए, लेकिन रॉ 11 पर ही रहे टिल 15 तक। सो मैंने एक और दफ़ा F4 बटन प्रेस किया, ये मेरा रेफरेंस जो है वो ख़त्म हो गया, यानी कोई भी डॉलर का साइन नहीं आ रहा, इसको हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं। तो 3 तरह के रेफरेंसेस हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस है, उसका मतलब ये है कि कॉलम और रॉ से पहले डॉलर का सिंबल है। अगर कॉलम या रॉ किसी भी एक पर अगर आपको डॉलर का साइन नज़र आता है तो वो मिक्स रेफरेंस कहलाता है। अदरवाइज अगर आपके पास कोई डॉलर का सिंबल नज़र नहीं आ रहा तो वो आपका रिलेटिव रेफरेंस कहलाता है। सो इस सिचुएशन में मैंने 2 दफ़ा F4 बटन प्रेस किया, रॉ को मैंने लॉक किया। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो आई को चूंकि मुझे लॉक नहीं करना तो वो आई से पहले डॉलर का सिंबल को इरेज कर देते हैं, या 15 से पहले डॉलर का सिंबल मैनुअली लगा देते हैं। तो वो भी तरीका ठीक है, आप अगर उस तरह से भी करना चाहें तो परफेक्ट है। एंड देन फाइनली मैंने इंटर किया और अब मैं इस रेफरेंस को लाइक ट्रैक कर रहा हूँ आगे। आप देखें आंसर बिल्कुल परफेक्ट जनरेट हो रहा है, और मैं इस रिजल्ट को डबल क्लिक करके चेक करता हूँ तो आप देखिए रेंज जो है वो मेरी बिल्कुल अच्छे से मूव हुई है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कॉलम जो है वो नेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है। अब सेम दोनों रिजल्ट्स को मैं कॉपी कर रहा हूँ Ctrl+C और नीचे सेल पर आकर पेस्ट कर रहा हूँ, तो नीचे देखें रिजल्ट भी बिल्कुल ज़बरदस्त जनरेट हुआ। डबल क्लिक करके मैं रिजल्ट्स को चेक कर रहा हूँ, आप देखें रेफरेंस बिल्कुल अपनी जगह पर रॉ वाइज लॉक है। कॉलम तो हमने इसे आई ही बताया था, और नेक्स्ट कॉलम जे पर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमारा रेफरेंस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, और रिजल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर तमाम सेल्स को परसेंटेज के अंदर देखना है तो उसे मैं कैसे देख सकता हूँ? तो इसका एक बहुत सिंपल तरीका हो सकता है कि इक्वल टू जो भी हमारी सेल्स अकाउंट ए के हेड में हुई है उसे मैं डिवाइड कर दूँ लास्ट वैल्यू के साथ, जो भी मेरा ग्रैंड टोटल है। लेकिन अगर मैंने इस पर इंटर कर दिया तो पहला आंसर तो बिल्कुल ठीक आएगा, लेकिन अगर मैं इसे ड्रैग करूँगा तो बाकी रेफरेंसेस मेरे पास रॉन्ग आएंगे। और रॉन्ग क्यों आएंगे, उसकी सिंपल वजह हमने समझ ली कि मैं इस सेल पर डबल क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। आप देखें रेंज D4 बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन D30 एक स्टेप नीचे चला गया। एक्चुअल में इसे होना चाहिए D29 पर। एंड देन फाइनली अब मैं इंटर कर रहा हूँ, रिजल्ट सही आ रहा है। यानी इसका मतलब यह है कि D29 सेल एड्रेस मेरा लॉक होना चाहिए, वो रेंज अपनी जगह से ना भूले। लेकिन D3 जो है वो मेरा लॉक नहीं होना चाहिए, ताकि जब मैं इस फार्मूला को नीचे ड्रैग करूं तो D3 से D4 पे चला जाए, 5 पे चला जाए, 6 पे चला जाए, लेकिन D29 मेरा रेफरेंस जो है वो लॉक रहना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने D29 के सेल को F4 बटन प्रेस करके लॉक कर दिया। एंड देन फाइनली मैं एंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद अब मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। आप देखें तमाम रिजल्ट मेरे पास जनरेट हो गए। तमाम हेड के अगेंस्ट में जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया था वो परसेंटेज वाइज क्या वेटेज रखता है उसे हमने आसानी से यहाँ पर देख लिया। और लास्ट में मैं तमाम परसेंटेज को सम कर देता हूँ। सो मैंने कीबोर्ड से ऑल्ट इक्वल बटन प्रेस किया, एंड देन फाइनली इंटर करते हैं। आप देखें तमाम परसेंटेज का सम हमारे पास 100% आ रहा है, और एक्चुअल रेवेन्यू भी हमारा 100% ही है। 855515 उसमें 100% रेवेन्यू परसेंटेज के अंदर हम देख पा रहे हैं। अगर मुझे सेल लेवल पर एक छोटा सा चार्ट क्रिएट करना है तो एक्सेल में एक बहुत आसान तरीका हम सेल लेवल पर चार्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रिपीट के फंक्शन से हम कर सकते हैं। ऑल्दो कि आपके पास डाटा के टैब के अंदर स्पार्क लाइन्स का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी मदद इंसर्ट के टैब के अंदर स्पार्क लाइन का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जिसकी मदद से आप सेल लेवल पे चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ डिफरेंट टेक्निक यूज़ कर सकता हूँ और करना चाहता हूँ, और उसकी मदद से बेसिकली मैं यहाँ सेल पर चार्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैंने कीबोर्ड से एक सिंपल रिपीट का फंक्शन यूज़ करना है। मैंने लिखा इक्वल्स टू रिपीट, ब्रैकेट ओपन, कहता है टेक्स्ट बताइए किस टेक्स्ट को आप रिपीट करना चाहते हैं। मैंने कहा कि आप इस टेक्स्ट को, लेट सपोज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने पाइप का साइन दे दिया। मैंने कहा आप इस टेक्स्ट को रिपीट करें, कॉमा कितने टाइम्स रिपीट करें। मैंने कहा कि सपोज करें जो मेरी एक्चुअल सेल्स है इतनी टाइम्स रिपीट करें। लेकिन एक्चुअल सेल्स आप देख सकते हैं 44719 है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है।
अगर ये रिज़ल्ट जनरेट भी करेगा तो ये बहुत बड़ा हमारा जो है वो बार बन जाएगा, जो कि प्रेजेंटेबल भी नहीं होगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना। तो मैं इस टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देता हूँ 5000 से। अब ज़रूरी नहीं कि 5000 से डिवाइड करें, क्योंकि मेरे पास थाउजेंड्स के अंदर वैल्यूज़ है तो मैंने इसलिए डिवाइड बाय 5000 कर दिया। अगर आपके पास मिलियंस के अंदर वैल्यू है तो डेफिनेटली आप डिवाइड बाय लाइक 25000 भी कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी हैवी अमाउंट है और आप उस पर किससे काम करना चाहते हैं। अगर आपके पास डेफिनेटली हंड्रेड्स के अंदर या जो है वो छोटी वैल्यूज़ हैं तो उसको आप फिर डेफिनेटली डिवाइड बाय हंड्रेड्स में भी लेकर आ सकते हैं। सो फाइनली मैंने यहाँ पर इंटर किया एंड देन रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर जनरेट हुआ। लेकिन आप इस रिज़ल्ट को देख सकते हैं कि जो हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है उसमें जो वैल्यू है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है। वो रिज़ल्ट जो है वो मैं प्रॉपरली लाइक बहुत अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। मैं ट्रैक करता हूँ, आप देखें ईच सेल पर मेरे पास एक छोटा सा बार जो है वो जनरेट हो गया और मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअल रेवेन्यू मेरा जो है वो कितना था, और परसेंटेज वाइज भी मैंने उसे देख लिया और ग्राफ वाइज भी मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस ग्राफ में जितनी ज़्यादा उसकी विड्थ है उससे मुझे अंदाज़ा हो सकता है कि उस सेल पर एक्चुअल में मेरा रेवेन्यू जो है किसमें कितना ज़्यादा है। लेकिन ये बहुत अच्छा और प्रेजेंटेबल नहीं है, तो इसको आसान और प्रेजेंटेबल बनाने का एक तरीका ये हो सकता है कि एक्सेल में हमारे पास कैरेक्टर मैप एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। मैं सर्च में जाकर कैरेक्टर मैप में चला जाता हूँ और कैरेक्टर मैप में से फॉन्ट्स के अंदर से एरियल फॉन्ट में से ही मैं एक फुल ब्लॉक U+2588 फुल ब्लॉक को सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उसे कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट डिफाइन किया था उस टेक्स्ट पे पाइप के साइन की जगह उस ब्लॉक को मैं पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V पेस्ट की शॉर्टकट है एंड देन फाइनली हम एंटर करते हैं। आप देखें ये एक प्रेजेंटेबल हमें नज़र आ रही है लाइन, जिससे एक्चुअल में ईच हैट के अंदर जो हमने सेल्स की है वो एक्चुअल रेवेन्यू हमें नज़र आ रहा है। उस रेवेन्यू को हम परसेंटेज के अंदर देख पा रहे हैं और उस परसेंटेज को चार्ट के फॉर्म में बहुत ही सेल लेवल पे छोटा सा खूबसूरत सा चार्ट हमने क्रिएट कर दिया रिपीट के फंक्शन की मदद से, जिसने हमारी ईच सेल की प्रोग्रेस या रेवेन्यू की प्रोग्रेस हमें यहाँ पर दिखा दी। तो एक्चुअल में हमने रेफरेंसेस की कमांड को समझने की कोशिश की कि एब्सोल्यूट, मिक्स्ड और रिलेटिव रेफरेंस क्या होते हैं, और अगर मुझे उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर यूज़ करना हो तो मेरे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसे हमने कुछ एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश की।